बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ ऐसी ही आने वाली हैं और आने लगी भी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और वक्त हो गया है रण क्षेत्र का। बंगाल का रण क्षेत्र हमने कई बार बनते बिगड़ती परिस्थितियों को यहां पर देखा। हमने 2026 के चुनावों में भी देखा कि किस तरीके से यहां पर बंगाल ने एक बदलाव की बयार बहा दी और किस तरह से पहली बार बंगाल में कमल खिला। लेकिन जो टीएमसी के साथ हो रहा था उसकी तो कल्पना भी नहीं की गई थी। यहां तो देखिए हो क्या रहा है। ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन क्या खिसकने वाली है, ये सवाल ऐसे समय में आ रहा है क्योंकि एक एक करके तस्वीरें कुछ ऐसी ही आने लगी हैं। सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी अब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि टूटती हुई कांग्रेस बनती जा रही है क्या? क्योंकि जिस पार्टी को कभी ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया करती थी, आज उसी पार्टी के विधायक उनकी बैठक से गायब हो रहे हैं। 80 विधायकों को बुलाया गया लेकिन पहुंचे सिर्फ 20। जी हां, 80 में से कितने पहुंचे? सिर्फ 20 पहुंचे और 60 नदारद रहे, गायब रहे। और जब विधायक ही नहीं पहुंचे तो फिर जो बैठक थी उसे कैंसिल करना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अनुपस्थिति थी, ये एब्सेंट माने जाएंगे, या फिर ये ममता बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ अंदरूनी विद्रोह का ट्रेलर बनकर उभरा है। जिस ममता बनर्जी के एक इशारे पर कभी पूरा संगठन खड़ा हो जाया करता था, आज वही ममता अपने विधायकों का इंतजार ही करती रह गई। टीएमसी कह रही है कि विधायक विरोध प्रदर्शन में व्यस्त थे। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के पर जिस तरह से हमले हुए थे उसके खिलाफ मैदान में ये विधायक उतरे हुए थे और इसलिए बैठक में नहीं आ सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पार्टी पर इतना बड़ा संकट था, अगर अभिषेक बनर्जी पर हमला इतना बड़ा मुद्दा था, तो फिर उसी मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में विधायक क्यों नहीं पहुंचे? क्या बंगाल की राजनीति अब दीदी का आदेश असर खो रहा है? और यही वजह है कि चुनावी हार के बाद टीएमसी में गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि ये वही टीएमसी है जो 15 सालों तक बंगाल की सत्ता में रही है। लेकिन 2026 के चुनावों में सत्ता हाथ से निकल गई। अब और हार के बाद पार्टी के भीतर दरारों की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं है साहब, 2 विधायकों को तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है, यानी उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। यानी सवाल सिर्फ बैठक का नहीं है, सवाल टीएमसी के भविष्य का है। सवाल इस बात का है कि क्या बंगाल में ममता युग अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? क्या टीएमसी के भीतर अब नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या अभिषेक बनर्जी बनाम पुराने टीएमसी नेताओं का संघर्ष जो अभी तक पर्दे के पीछे था, अब वो सतह पर आने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल कि जो पार्टी कभी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया करती थी, आज उसी पार्टी के विधायक खुद पार्टी से और ममता बनर्जी से दूरी बना रहे हैं। राजनीति में एक तस्वीर बहुत कुछ संकेत देती है, बहुत कुछ संदेश देती है, और आज की ये तस्वीर कह रही है कि कालीघाट में कुर्सियां ज्यादा थीं, विधायक कम थे, नारे ज्यादा थे, भरोसा कम था, बैठक बुलाने वाली ममता थी लेकिन पहुंचने वाले विधायक नहीं थे। तो क्या टूट रही है ममता की टीएमसी? खुलकर करेंगे इस मुद्दे पर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले किस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं और उन परिस्थितियों के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर कैसे चल रहा है, चंद प्रतिक्रियाएं और फिर शुरू करते हैं रण क्षेत्र की आज की डिबेट। Absolutely shameful. I am ashamed. तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा। चोट आई नहीं, जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ? ये सबने देखा है ना, कभी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। टीएमसी के स्वयं के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं को खदेड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि कितना भयंकर 15 साल तक माँ, माटी और मानुष के नाम पर बंगाल के लोगों के साथ धोखा हुआ होगा। अभिषेक बनर्जी का जो पाप है ना, वो बोल रहा, नहीं देख रहे क्या किया वहां की जनता।
वहां की जनता ने क्या 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 हर्ष हुआ। अभिषेक बनर्जी का जो गुंडागर्दी था, जो दादागिरी कर रहे थे सत्ता के माध्यम से, वो अपने आप को भूल गए थे। सत्ता परमानेंट चीज किसी का थोड़े होता है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम की है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा ने हिंसा का तांडव प्रारंभ कर दिया है। आप देखें उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है। झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के वो दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है ममता बनर्जी को। नहीं करेंगे। ये काल अभिषेक ने एक ड्रामा किया, वो तो उनको जो डीम दे दिया, एक अंडा दे दिया, वो डीजे बजाने के लिए कहा ना, तो डीम और जूता उनका दे दिया। डी फॉर डीम एंड जे फॉर जूता, मिल गया उनका। तो एक तरफ परिस्थितियां ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब खुद टीएमसी के अंदर की ये भगदड़ क्या कहती है। ये सवाल बड़ा है, क्योंकि सवाल उस टीएमसी का है जिसने 15 सालों तक बंगाल में राज किया। सवाल उस ममता बनर्जी का है जिन्होंने लगातार मां माटी मानुष की बात की, लेकिन ना तो यहाँ पर मानुषी बच रहे हैं, यानी कुर्सियां थी, विधायक नहीं थे, तो ये क्या पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है। आइए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम प्रकाश पांडे जी। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील कौशिक साहब भी आ चुके हैं, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राम प्रकाश जी आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी परिस्थिति देखिए, एक तरफ हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा, लेकिन मुझे याद है कि पहली डिबेट में ही आपने कहा था ये जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं। आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन विधायकों ने शायद स्वीकार नहीं किया है। वो अब उस सच से रूबरू हो रहे हैं, सच से उनका सामना हो रहा है, और यही वजह है कि टीएमसी छोड़ रहे हैं विधायक। और आज तो हद ही हो गई, 80 में से 60 विधायक आपके नदारत। तो क्या ममता बनर्जी का सिक्का अब नहीं चल रहा है टीएमसी में? राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने डिवाइस को पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। बड़े सम्मान के साथ ही आपको बोलता हूं कि ममता बनर्जी तो वो एक शख्स है जो जमीन से उठी थी जब उनका कोई संगठन ही नहीं था, जो 34 साल के अपशासन को उखाड़ फेंक के अकेले उखाड़ पड़ गए, इतना बड़ा संगठन कर दिया। तो ममता बनर्जी का सिक्का आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, क्योंकि अन्याय के प्रति लड़ना अगर जानती है तो वो ममता बनर्जी जानती है, और अच्छे से जानती है वो किस तरह से लड़ा जाता है। नहीं तो ये बात राम प्रकाश जी तो समझ रहे हैं, लेकिन वो विधायक जो गायब थे, क्या वो ये बात समझ रहे हैं? कौन से विधायक गायब थे? इनका तांडव हर विधानसभा में जो नाच रहा है, एक एक तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के घर में जाके इनके गुंडे जो धमका रहे हैं, तो वहां के विधायक उसके प्रोटेक्शन में देख रहे हैं, वो अपनी इलाके से नहीं निकल पा रहे। इनका जो तांडव नाच रहा है ना इनके सिर पर, और आपको मैं बता देता हूं, जिस राम का नाम लेते थे तो रावण ने भी बहुत विजय की थी, सोने की लंका में थी, कि अहंकार चकनाचूर कर दिया था, और इनका अहंकार जो सिर पर बोल रहा है वो चकनाचूर होगा। और ये ममता बनर्जी मां दुर्गा के रूप में, मां चंडिका के रूप में इनका श्रृंगार करेगी। यहाँ पे तो जय श्री राम बोलने वालों का बोलबाला हो गया। अभी आपने कह दिया कि रावण हारेगा और प्रभु श्री राम जीतेंगे, तो यहाँ तो जय श्री राम बोलने वाले तो बीजेपी अपने आप को कहती है। जय श्री राम बोलने पर तो आप लोग चाबुक लगवा देते थे, ममता दीदी नाराज हो जाती थी। खैर, सवाल मेरा ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बैठा हूँ ना, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो बोलता ये किस राम को मानते हैं? वो दशरथ के बेटे राम को हम नहीं मानते, हम उस राम को मानते हैं जो घट घट में रहता है, जो सर्वव्यापी है, जो अजन्मा है।
जो इस पृथ्वी के जन्मने से पहले चलिए, था, इस पृथ्वी के अच्छा खत्म होने के है बाद कि भी कम से कम जो अब घर राम में प्रकाश बैठता है। पांडे जी और टीएमसी के प्रवक्ता राम को मानने तो लगे हैं कम से कम। ये देखिए, ये भी एक बदलाव है, क्योंकि मुझे याद है वो दिन भी जब आपके साथ डिबेट्स हुआ करती थी और मेरा सवाल होता था कि आपके नाम में ही प्रभु श्री राम जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों को राम से इतना गुरेज क्यों है। तब आपकी जो राजनीति थी वो सेकुलरिज्म की छवि और वो तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ चली जाती थी। खैर मैं उस मुद्दे पे अभी नहीं जा रही हूँ। मेरा मुद्दा सीधा सा ये है, आपने कहा राम प्रकाश जी 58 साल पहले दिया है ना। अच्छा सुनिए, आपने अभी कहा कि आपके विधायक उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए सड़क पर थे जो बीजेपी कर रही है। तो क्या इसकी जानकारी ममता दीदी को नहीं थी? क्योंकि आज बैठक जिस तरह से कैंसिल की गई, ममता बनर्जी की जिस तरीके से बौखलाहट फिर नजर आई, वो तो कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। क्या पहले से बताया नहीं गया था कि वो आपके विधायक तो कहीं और एक्टिव है? तो फिर मीटिंग क्यों रखी गई, बताइए। ममता ने बुलाया, वो क्या आगे आ सकते तो आए, किंतु देखा समस्या उधर ज्यादा है। हम इनके जैसे तो नहीं है कि जीतेंगे जैसे भी, क्योंकि सीबीआई, ईडी, सीआरपीएफ सब तो इनके पास केंद्रीय बल है। ये जो लेके चल रहे हैं ना, तो हमारे पास तो हमारे कर्मी ही सब कुछ है। अरे आपके कर्मी कहाँ हैं, कहाँ साथ है, कहाँ साथ है? इतना बड़ा मुद्दा, इसका मतलब कि आपके जो लोग हैं उनमें ही अब संगठन नहीं नजर आ रहा है, वो जो संगठन की शक्ति है वो नजर नहीं आ रही है। खैर यहाँ पे राधिका जी देखिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं राम प्रकाश जी, ये बताने की प्रयास किया जा रहा है सभी टीएमसी प्रवक्ताओं की तरफ से कि नहीं हम एकजुट हैं, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं। क्या ये माना जाए कि अब टीएमसी में जो विपक्ष बनने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी अगर ये परिस्थिति रही तो? राधिका जी, ये आज की बहस का जो मुद्दा सिर्फ एक मीटिंग का कैंसिल होना नहीं है। अगर मुद्दा कुछ है, वो मुद्दा ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस बंगाल की जनता से सच छुपा रही है, कौन सी सच छुपा रही है और क्यों सच छुपा रही है। ममता बनर्जी जी ने अपने घर कालीघाट में जो विधायकों को उन्होंने बुलाया और 60 से अधिक लोग आए नहीं हैं, उनके बात की उल्लंघन की। और कुणाल घोष जी अभी झूठ कह रहे हैं और सोच रहे कि जनता बुद्धू है, ये कहेंगे कि वो अपने इलाकों से निकल नहीं पा रहे हिंसा की वजह से। ये बिल्कुल बेबुनियादी चीजें हैं। अभी मरता क्या नहीं करता, तो ये सब तो करेंगे ही नाटकबाजी। और ये कोई देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। यहाँ पे उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खुद इस मीटिंग को बुलाया था। अगर इतने विधायक नहीं आए तो ये टीएमसी के अंदर बढ़ती बेचैनी और शायद असंतोष का ये कोई संकेत हो। कुणाल घोष का बहाना असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए है और ये कोशिश की जा रही है। लेकिन वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का जो आतंक है वो इतना फैला हुआ है कि क्षेत्र को छोड़ नहीं सकता विधायक, इस वजह से वो नहीं आ पाए इस मीटिंग में। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बंगाल की जो राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है। और हमें पता है कि पंचायत चुनाव से लेकर बूथ वायलेंस तक बंगाल ने सब कुछ देखा है। जिस पार्टी ने सालों तक हिंसा की राजनीति से वो फायदा उठाए, आज वही शांति की बात कर रहे हैं, वही आरोप दे रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग ये सब करा रहे। अभी देखिए, एक होता है कि आप बैठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बकवास करें, दूसरी होती है कि आप सचमुच जाएं, आप पता करें किसने ये किया। आप आरोप लगा रहे हैं ना, बिल्कुल, यानी तो आरोपी कौन है ये पता करें। आरोप तो लग रहा है, आरोपी कौन है राम प्रकाश जी, पहले ये तो पता कर लीजिए। आरोप लगाने से पहले आधार भी तो मजबूत होना चाहिए। चलिए, मैं इनसे, मेरे भारतीय जनता की प्रवक्ता दीदी जो बैठी हुई, मैं इनसे बोला सपना बर्मन का नाम जानती हैं? कौन है? शायद नहीं जानती। देखिए, हर घटना के तुरंत बाद बीजेपी पर आरोप लगाना टीएमसी की पुरानी रणनीति है। पहले नैरेटिव बनाओ, तो मैंने तो आरोप भी लगा, इनसे पूछ रहे थे कि सपना वर्मा कौन है, सबूत है तो सामने लाइए ना। सिर्फ प्रेस सबूत के साथ ही बोल रहा हूँ। सपना बर्मन कौन है वो तो बता दीजिए। सपना बर्मन को पहचानती है कौन है? देखिए, अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी की बात करें
अभिषेक बनर्जी तक की और ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी करके तो सारे 365 दिन की राजनीति की कि तुमने एक नाम पूछा, उस नाम को नहीं बता पाए कि कौन है वो। कि अभी उन्होंने जिस तरह के जला दिया इन्होंने, जिसके घर को इन्होंने जला दिया, सपना वर्मन, गलती उसकी ये है कि तृणमूल कांग्रेस से केवल टिकट पर लड़ी थी, उसके घर को जला दिया गया, और वो भी वो लड़की जिसने बंगाल का नाम स्वर्ण पदक लेके रोशन किया। राम प्रकाश जी, हिंसा तो कहीं से भी और किसी की भी जायज नहीं है, लेकिन आप शायद अपने इतिहास के पन्नों को पलटना भूल गए हैं। अगर आप अपनी टीएमसी के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो फिर किस तरह से आप लोगों ने आग लगवाई है, किस तरह से हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है और शायद उसी का आक्रोश ये निकला है जो बदलाव की बयार आई है। खैर सुनील जी, मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। दो और अतिथि हैं, उनका एक कॉमेंट एक ले लेने दीजिए। आप लोग के पास पूरा मौका है, आज बीजेपी वर्सेस टीएमसी बहुत मौका है। लेकिन सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बंगाल की बात करते हैं, बंगाल मतलब पहले क्या हुआ करता था, बंगाल इज इक्वल टू ममता बनर्जी, लेकिन अब बंगाल की परिस्थिति बदल चुकी है। परिस्थिति इतनी बदल गई है कि खुद टीएमसी के अंदर ही अगर 80 में से 60 विधायक गायब रहते हैं, अगर ऐसे मुद्दे पर जहां पर ये कहा जा रहा हो कि जो हमला हुआ है उसके खिलाफ हल्ला बोलना है, कल 2 तारीख है, हल्ला बोला जाएगा सड़कों पर, लेकिन यहां तो संगठन में जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। क्या ममता बनर्जी को भी नकार रही है, खुद टीएमसी के अंदर के लोग ममता बनर्जी को नकार रहे हैं? सुनील जी। लावनी जी, ये वो विधायक हैं जो मीटिंग में नहीं गए, जो कभी हिंसा का सहयोग उन्होंने नहीं किया, कभी हिंसा के वो समर्थक नहीं रहे, और वो समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब उनके साथ क्या होने वाला है। क्या आपको याद होगा लावनी जी, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या हुआ? प्रभारी मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के भेजे गए थे, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ तो Z+ की सुरक्षा थी, उसके बावजूद भी किस तरीके का घेराव, किस तरीके के शीशे तोड़े गए, किस तरीके की ईंटें फेंकी गई। तब ममता बनर्जी कहां चले गए थे, अभिषेक बनर्जी कहां चले गए थे? ये नहीं पूरे देश को दिख रहा था। गृह मंत्री को अनुमति नहीं दी गई रैली की, ये उस समय क्या पश्चिम बंगाल नहीं देख रहा था या पूरा देश नहीं देख रहा था? चुनाव के दौरान जो भाषा अभिषेक बनर्जी की थी, या जो इनके सांसद एक और हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ है, उनकी भाषा आप देख रहे थे, गुंडों की भाषा थी। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अमृत तो पा लिया है और अब ये जो करेंगे वही होगा पश्चिम बंगाल में। ये कह रहे थे कि रात को 4 तारीख को रात को 12 बजे के बाद देखेंगे कि आपको कौन बचाने आएगा, दिल्ली वाले आपको बचाने आएंगे, कौन बचाने आएगा। ऐसी भाषा तो मैंने लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी नहीं देखी भाषा। जम्मू कश्मीर में भी किसी बड़े नेता ने नहीं कहा होगा कि आपको कौन बचाने आएगा, कौन बचाने नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भी किसी को प्रभारी बना के भेजा, उस पर भी हमला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर से भी स्थिति इतनी गंदी बना दी गई कि वहां के लोकतंत्र पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। सरकार आएंगी जाएंगी, 2011 मुझे याद है, 2006 भी याद है, 5 भी याद है, जब हम लोग ममता बनर्जी से मिला करते थे। ममता बनर्जी उसी को कहानी कहती थी जो वाम दलों की सरकार रहते हुए पश्चिम बंगाल में जो हुआ। उन्होंने कसम खाई थी और बड़ी रैलियों में कहती थी कि ये सब अब नहीं चलने वाला, आप मुझे सत्ता सौंपेंगे तो ये सब मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन इनकी भी सत्ता में आने के बाद देखा कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी बदलाव नहीं दिखा। क्या टीएमसी के प्रवक्ता भूल गए कि ग्राम प्रधानी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में क्या पश्चिम बंगाल में हुआ? भूल गए विधानसभा के बाद ऐसा कौन सा विधानसभा का इलेक्शन था उसके बाद हत्याएं नहीं होती थी, घर नहीं जलाए जाते थे, नहीं लूटे जाते थे, बलात्कार नहीं होते थे। ये पश्चिम बंगाल ने नहीं, पूरे देश ने देखा है पश्चिम बंगाल में क्या होता रहा है। अब आज हो रहा है, दर्द हो रहा है। निश्चित तौर से आप मान के चलिए जो कुछ भी उन्होंने बोया उसका पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता काट रहे हैं। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सुरेंद्र जी, यही हाल हो रहा है टीएमसी के साथ। इन्होंने बबूल का बीज तो बो दिया था, अब उम्मीद करते हैं कि मीठा मीठा आम मिले, वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये क्या सिर्फ शुरुआत है या फिर टीएमसी के भीतर जो ये शुरुआत हुई है भाग दौड़ की, ये आगे भी जारी रहेगी? और अगर ये जारी रहती है तो क्या टीएमसी विपक्ष में बैठने को भी टीएमसी के लोग अब तैयार नहीं है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सुरेंद्र स्वामी जी। देखिए लावनी जी, जो घटनाएं 7-8 दिन में पिछले हुई हैं
वो स्पष्ट रूप से ये बता रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। विधायक नहीं आए मीटिंग में, आप कुछ भी बहाना लगाइए, कोई कम नंबर नहीं है। अगर रिवर्स होता कि भाई 80 आने थे, 60 आ गए, 20 नहीं आए, तो आप मान सकते हैं। लेकिन 20 आए और 60 नहीं आए, आप इससे मान सकते हैं। सांसदों को लेके भी यही गहमा गहमी चल रही है। करीब 20-22 सांसद हैं जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये, विधायक नहीं आए, सांसद छोड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं है। देखना यह कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से हैंडलिंग हुई, हैकलिंग हुई, तो क्या वहां टीएमसी का कोई भी नहीं था? ये टीएमसी के कार्यकर्ता उनको क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो कौन था वहां पे? कौन पार्षद था, कौन एमएलए था, कौन सांसद था? खुद ममता बनर्जी जब उनसे मिलने हॉस्पिटल में गई तब वहां क्या था? तो इससे सीधा सीधा ये लग रहा है कि जो हिंसा और भय के वशीभूत होकर के ये सत्ता चला रहे थे, उसमें लोगों को अब लग रहा है कि ये सत्ता अब चलेगी नहीं, और इसलिए टीएमसी से अगर आप साथ खड़े रहेंगे तो जनता का आक्रोश होगा। बेटर है कि आप टीएमसी को छोड़ दीजिए। एक मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में, वो तो एक प्राइवेट कंपनी में गई या दूसरी जगह गई, आप देखिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और वो हॉस्पिटल में उनका बच्चा स्ट्रेचर पे जा रहा है, भतीजा, और एक सांसद, एक एमएलए, कोई नहीं है। कलकत्ता का मेयर तक नहीं है उनके साथ में। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है वो इस बात को दिखा रही है कि टीएमसी जनता के बीच में भी आधार अपना खो रही है। उसके जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़ के आ रहे हैं, और उसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वामपंथ के राज्य में और टीएमसी के राज्य में जो एक कार्यकर्ता के हाथ में सत्ता होती थी, और उसमें वो जो पैसे कमाते थे, कट मनी कहिए, रिश्वत कहिए, कुछ भी कहिए, तो वो बंद होते ही उन लोगों को लग रहा है अब सत्ता के साथ चलिए। एक कारण। दूसरा कारण ये है कि उनको लग रहा है कि अब जिस तरह से हिंदू मेजोरिटी है, उनको जोश आ गया, भाजपा सत्ता में आई है इतने बड़े बहुमत से, तो अब टीएमसी में कोई रहने से फायदा होगा नहीं और आप लोगों को कोई लाभ भी नहीं होंगे, तो वो छोड़। और इसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो कहाँ आया है? आप देखिए पार्षदों के इस्तीफे में, क्योंकि एमएलए अभी इस्तीफा नहीं दे सकते, उनकी सदस्यता चली जाएगी। सदस्यता चली गई तो उनका सब कुछ चला जाएगा। लेकिन दल बदल कानून पार्षदों में लागू नहीं होता, और यही वजह तो उसके बाद एक पार्षद इस्तीफा देते जा रहे हैं, बिल्कुल वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये पार्टी आने वाले 5-10 दिनों में, ठीक, मैं समझता हूं कि काफी बड़े टूट से गुजरेगी, काफी बड़े टूट से गुजरेगी। और नहीं, और एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि यहाँ पर रामप्रकाश जी, मैं सुनील जी की बात और स्वामी जी दोनों की बात को लेकर आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ कि एक बात तो तय है कि एक तरफ तो जनता ने नकारा, चलिए वो जनादेश था आपने कहा, लेकिन अगर पार्टी के अंदर के लोग भी, खुद के कार्यकर्ता, खुद के विधायक भी अगर नकार रहे हैं तो ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ी गंभीर विषय हो जाता है। और क्या ये माना जाए कि ये जो सब दिख रहा है, जैसा कि अभी सुनील स्वामी जी कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी की जो तानाशाही थी, वो तानाशाही अब धीरे धीरे वो कार्यकर्ता भी ये नाराजगी दिखा रहे हैं, विधायक नाराजगी दिखा रहे हैं, वो जो अंदर की जो फूट थी, जो अंदर का असंतोष था, वो दरअसल आज गायब होकर उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये वो नाराजगी है क्या रामप्रकाश जी? स्वामी जी ने और हमारे पत्रकार भी और बैठे, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया कि जिस समय अभिषेक बनर्जी को अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया था तो प्रशासन से दबाव बनवाया गया, सरकार ने दबाव के उनको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल में लाया गया कि मेरे मुट्ठी में, क्योंकि केंद्र उनके साथ में, केंद्र के हर एजेंसी उनके साथ में। वहां पे कितने लोग मौजूद थे ये पूछा जा रहा है, कितने लोग मौजूद थे? ममता बनर्जी तो नजर आ रही थी, लेकिन और कितने साथी वहां मौजूद थे? इतनी बड़ी, इतना बड़ा जो चीज बना दबाव, जो अंग्रेजों का दबाव था, वो दबाव बनाया गया है बंगाल में कि चलो दूसरा चल नहीं करेगा, कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को कर देंगे। यहां तक बोला जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ बलात्कार किया जाएगा। हम तो खून की बाजी लगाएंगे,
कि उनकी बेटी को कोई छू कर दिखाएगा। इतने अरे राम प्रकाश जी, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा ना, आप इतिहास के पन्ने अपने भी उठाकर देख लीजिए कि क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि कितने लोग मौजूद थे। अगर ये जो आज की ही बैठक थी, चलिए वहां छोड़ दीजिए कि हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज की बैठक तो इसी मुद्दे को लेकर थी ना। ये मुद्दा तय होना था कि आगे हल्ला कैसे बोला जाएगा, और वहां पर अगर विधायक नहीं पहुंचते, मतलब उनके लिए अभिषेक बनर्जी अगर पिट जाते हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं है। यानी अंदर का आक्रोश है, यानी यहाँ खुद टीएमसी के जो लोग हैं वो इसे चाहते हैं कि ऐसा हो, इसीलिए तो नदारत थे ना फिर तो। नहीं लावणी जी, आप तो मैं पूछा था प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सपना बर्मन कौन है, तो उनका वो तो जानती नहीं है कौन है सपना बर्मन। उसको भी बोला जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार किया जाएगा क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस की टिकट से खड़ी हुई है। तो कौन विधायक अपनी बहु बेटियों की इज्जत उठवाएगा? भाई अच्छा हम कल छोड़ देंगे, नहीं चाहेंगे, करें यही बात। राधिका भट्टाचार्य जी जवाब दीजिए। अपनी बहु बेटियों की इज्जत नहीं उठवाएंगे। राधिका भट्टाचार्य जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बात कर रहे हैं ना, ये केंद्रीय सपना बर्मन से, रुकिए मुझे कहने दीजिए। अगर माँ बहनों की इज्जत रुक की धमकी दे रहे हैं। राधिका जी जवाब दीजिए। सुनिए, पहले तो आप मेरे को मुद्दा समझाइए। सपना बर्मन है कि टीएमसी है कि ममता बनर्जी है और या अभिषेक बनर्जी पे अंडा फेंकना है? क्या है मुद्दा? इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इनके पार्टी में क्या हो रहा है। इनके पार्टी में ये जो कांग्रेस की तौर पे नेताओं का, अरे सुनिए मुझे, सुनिए, अरे कौन बोल रहा है? मैं कि वो राम प्रकाश जी, अब आपने आरोप लगाया तो उनका जवाब भी ले लीजिए, जवाब ले लीजिए उनका। हाँ राधिका भट्टाचार्य जी बोलिए जल्दी से। पहचानती नहीं है, क्या जवाब देंगी वो? घुमा अच्छा ठीक है, उनको सुनिए। तो आपने इतने आरोप लगाए तो अब उनको जवाब भी तो दे दीजिए। किसके बारे में बोलूं मैं? सपना बर्मन के बारे में बोलूं कि किसके बारे में बोलूं? अगर ये सोचते हैं कि एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन को हम नहीं जानेंगे तो ये कौन से ख्याली पुलाव बना रहे हैं? हमें पता है मई 26 में क्या हुआ था जलपाईगुड़ी में उनके घर पे। तो ये क्या सपना बर्मन कर रहे हैं? पहले तो हम टीएमसी की बात करें। पहले बताएं कि टीएमसी में एक स्प्लिट कहते हैं, बीच से दो हिस्सा हो रहा है टीएमसी का। एक जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास रहना, उनका और समर्थन देना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। दूसरा जो कह रहा है कि ऐसे परिवारवाद पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे रहना नहीं है क्योंकि इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका मुस्तकबिल भविष्य नहीं है। और यही कहा जा रहा है कि यही डर है कि दूर हो रहे हैं टीएमसी से, टीएमसी के ही लोग। मुद्दा है कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी टूट रही है? क्योंकि जिस तरीके से पार्षद एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, जिस तरीके से मीटिंग्स बुलाने पर विधायक नदारत रहते हैं, वो तस्वीरें तो इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन राम प्रकाश जी, आपका कहना है कि नहीं, आपकी पार्टी अभी भी मजबूत है। अगर मजबूत है तो दो विधायकों को आप लोगों ने निष्कासित कर दिया है, ऋतुव्रता बनर्जी और संदीपन साहा। ये कहा गया पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अगर पार्टी के अंदर असंतोष है और पार्टी विधायक उस असंतोष को लेकर, उस सवाल को लेकर सामने आते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर आप कैसे, किस दावे के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल और सब संगठन है, सब संगठित हैं? यहाँ तो तस्वीरें कुछ और आ रही हैं। राम प्रकाश जी, ऋतुव्रता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने के लिए इसलिए निकाल दिया। और मतलब अपनी मर्जी से कोई कुछ करे तो वो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। राम प्रकाश जी, आप अगर दल में हैं, दल की बात नहीं, क्या अगर आपका अपनी मर्जी का करना है, दल को बता के कर लेंगे तो कौन सा दिक्कत है? तो यहाँ पर भी तो 60 विधायक नहीं आए तो उन्होंने तो नेता को नहीं बताया। ममता बनर्जी को तो इसकी भनक भी नहीं थी, भनक होती तो मीटिंग शायद नहीं होती। यहाँ तो हर कोई दूसरा यही कर रहा है। तो माने आप क्या बताना चाहते हैं कि वो 60 को निकाल दे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये दावा कर रहे हैं ना कि पार्टी संगठित है, तो मुझे वो तस्वीर प्रस्तुत कीजिए ना। वो एक ऐसा आधार बताइए जिसके ऊपर आप ये दावा कर सकते हैं कि नहीं पार्टी नहीं टूटी, 80 के 80 हमारे साथ है।
कहां से दिख रहा भाई टुकी नहीं है, सारे के सारे एक जगह पर है। एक तो भय का माहौल जो बनाया है, इन्होंने बोला था ना कि भय नहीं भरोसा, इन्होंने भय बनाया है लोगों के घर में, उनकी माँ बहनों की। कल मैं भी डिबेट में नहीं बैठूंगा अगर आएगा, क्योंकि मुझे भी डर हो रहा है कि मेरी माँ बहनों की इज्जत ना लूट लें, जिनका ये षड्यंत्र किया है। मैं नेशनल टीवी पे बैठ के बोलता हूँ, धमकियां आती है फोन पर, धमकियां आती है फोन की, ये इतनी नीचता पहुंच तक है, क्योंकि केंद्रीय बल इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें देखिए समझ नहीं आ रहा है। कुणाल घोष कहते हैं कि नहीं जो हल्ला बोलना है उसके लिए विधायक व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ पाए। यहाँ बैठकर राम प्रकाश जी कहते हैं कि नहीं बीजेपी डरा रही है इसलिए नहीं, इसलिए विधायक नहीं आए। ये दो चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? आप लोग खुद बहुत कंफ्यूज हो गए, मुझे लगता है। तृणमूल कांग्रेस कंफ्यूज हो गई। और डिबेट में बैठते तृणमूल कांग्रेस कोई नहीं है और डर नहीं है, डरते नहीं है, क्योंकि ये तो फौजी खून है, मरने के लिए तैयार है। अब ममता बनर्जी के साथ सामने खड़ा होकर मरने के लिए भी तैयार रहूंगा और इनके उखाड़ के फेंकेगा। ये भी बोल देते हैं जरूरत पड़ेगा तो खुद ही राम बोझ बन के फांसी पर चढ़ेंगे, डायलॉग है। राम प्रकाश जी को आमने सामने कीजिए। राधिका जी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, वो डरते नहीं हैं, डराते रहिए, वो डरेंगे। मैं जरा कह रही हूँ कि सबको बॉलीवुड भेजना चाहिए और सब हमारे बेटी महिला रक्षा की बात करते हैं, सूली पे चढ़ जाएंगे। ये सब बॉलीवुड की कहानियां हैं, ऐसी एक्टिंग और डायलॉग्स बड़े रखते हैं। और जरा संजीव जी से नेशनल टेलीविजन के ऊपर हम डिबेट करते हैं। ये जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गई है, इनका शेष दिन आ गया है। आज ममता बनर्जी जी को कोई पत्ता नहीं दे रहा है और इन्हीं के जो एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है रिजू दत्ता, हर एक रोज इनके रील्स निकल रहे हैं। ये खुद कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी अपने आप को शहंशाह बंगाल समझते थे, इनके पास तो विधायक जाके मिल भी नहीं पाते थे, इतना दरार था इनमें और लोगों में। ये गेस्ट अपीयरेंस करते थे जब स्टेज पे जाते थे और बीजेपी के विरुद्ध डायलॉग्स मारते थे। अभी ये लोग बौखला गए हैं और आज राम प्रकाश जी के पास भी कहने का कुछ नहीं है। कल्याण बैनर्जी हो या अभिषेक बैनर्जी, किसी पर भी हमला लोकतंत्र के विरुद्ध है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये बात सच है। लेकिन बंगाल की जनता ये भी देख रही है कि हर घटना के तुरंत दोषी बताकर एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट। देखिए एक बात तो तय है, ठीक है, एक बात तो तय है। सुनील जी और स्वामी जी आपके पास अब आती हूँ। देखिए एक बात तो तय है, सुनील जी आपके पास आ रही हूँ पहले, कि एक बात तय है कि ये जो साइलेंट रिवोल्ट हम देख रहे हैं ये साइलेंट रिवोल्ट ही है। ये भले ही टीएमसी किसी भी तरीके से इसे छिपाने की कोशिश करे, बचाने की कोशिश करे, लेकिन ये दिख रहा है जो हो रहा है। क्या ये जो दिख रहा है ये आने वाले समय के लिए टीएमसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है? क्योंकि बीजेपी की जीत के बाद से जो परिस्थितियां बनी, जिस तरीके से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, जिस तरीके से जो हिंदू अपनी आवाज खुलकर नहीं बोल पाता था, जय श्री राम नहीं बोल पाता था, वो पूरी परिस्थिति बदल गई है। क्या आपको लगता है कि टीएमसी के जो कट्टर कार्यकर्ता थे उनका भी मनोबल टूट गया ऐसी परिस्थितियों को देखकर? और कहीं ना कहीं से वो भी टीएमसी का कार्यकर्ता जो चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था, वो अब कम से कम अपनी एक्टिविटी से अपने अंदर का आक्रोश, अपने अंदर का रोष प्रस्तुत कर रहा है। सुनील जी देखो लावनी जी, ममता जी की उम्र हो रही है और मैं मानता हूं कि टीएमसी में उन जैसा गद्दावर नेता, जमीन से जुड़ा नेता, परिस्थितियों को समझने वाला नेता नहीं बचा। तो ये टीएमसी तो खत्म होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी सत्ता में रहा है, पश्चिम बंगाल का इतिहास उठा के आप देख लिए, कांग्रेस का क्या हाल हुआ, फिर वाम दलों का क्या हाल हुआ, वही टीएमसी पे भी लागू होगा। और जो टीएमसी के नेता बैठे हुए हैं उनकी भाषा बता रही है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रही है, घबराए हुए हैं वो। उनके पास फालतू आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था पे हमें भरोसा है, ऐसा कुछ भी होगा
तो निश्चित तौर से हम न्यायालय की शरण लेंगे। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, अभिषेक बनर्जी ने एफआईआर कराई क्या? पुलिस ने एफआईआर कराई स्वतः संज्ञान लेकर के। जो भी इनके सांसद पे हमला हुआ, एफआईआर कराई क्या? आप इतने डरे हुए, घबराए हुए हैं, क्यों? कारण है वो लग रहा है कि जो कुछ आपने अरे सारा कुछ तो इनका है, सुप्रीम कोर्ट इनका है, पुलिस इनकी है, केजरीवाल इनका है, किसी कैसे फंसा देंगे? अरे कम से कम सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ दीजिए। वो भरोसा और विश्वास। राम प्रकाश पांडे जी, क्या आप सुन लीजिए ना, अरे सुनना सीखिए ना थोड़ा सा, दिख रहा है आपको, सुनना सीख लीजिए थोड़ा सा। मुझे नहीं मालूम कि आप कितने पुराने कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, कितने बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन जितना मैं टीएमसी के नेताओं को जानता हूं, स्वयं ममता बनर्जी को जानता हूं, ये सब बौखलाहट तो दिख रही है। अरे क्या ये करके बता रहे हैं आप? क्या गुंडों की तरह बात कर रहे हैं यार? आप प्रवक्ता हैं या गुंडा हैं? आराम से बात कीजिए, भाजपा की प्रवक्ता भी बैठी हुई है ना, ममता बनर्जी को सब लोग बैठे हुए हैं ना, आराम से बात कीजिए। ये क्या मतलब मछली बाजार बना रखा है क्या आपने? क्या जो आएंगे उनके बीच में आप कूद पड़ेंगे, जो फालतू बात कहने लगेंगे आप? नहीं, दरअसल क्या है ना, यही बात तो समझनी है, यही बात समझने वाली। आपने बिल्कुल सही कहा था, बॉडी लैंग्वेज और ये आचार और व्यवहार ये बता रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। बहरहाल सुनील जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। मैं सुनील स्वामी जी क्या रामप्रकाश पांडे जी के खिलाफ जो होगा रोक पाएंगे क्या? आप रोक लेंगे क्या? टीवी पे चिल्लाने से रोक लेंगे क्या? रामप्रकाश पांडे जी के जो देश के संविधान में व्यवस्था है उसकी बात कीजिए ना। संवैधानिक व्यवस्था की बात हो रही है रामप्रकाश, एक सेकंड रुक जाइए रामप्रकाश जी, एक मिनट रुक जाइए। संवैधानिक व्यवस्था की बात हो रही है, संवैधानिक व्यवस्था की, मतलब हमारे यहाँ व्यवस्था है ना, व्यवस्था उस व्यवस्था की बदौलत आगे बढ़िए। क्या हमें न्यायालय पे, देश के संविधान पे भरोसा नहीं था? क्या आपके किसी नेता के मुंह से मैंने तो नहीं सुना एक हफ्ते से कि हमको देश के संविधान पर भरोसा है? नहीं, उन्होंने कह तो दिया, नहीं आपने सुना नहीं शायद डॉक्टर कौशिक, उन्होंने कह दिया कि भाई सब कुछ तो बीजेपी का है, मतलब उनको अपनी देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है, वो भी उन्होंने बीजेपी का बता दिया। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि विश्वास ही नहीं है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं है, कारण है ना उसका कि जो कुछ भी बोया है ना वो काटना तो पड़ेगा। प्यार से खाओ, काट लो, रो के काट लो, चिल्ला के काट लो। मैं गया हूं ना, जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे, सीखते हुए देखा है मैंने। महिलाओं के बलात्कार हुआ, महिलाओं से मेरी बातें हुई हैं, मैंने देखा है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी एफआईआर नहीं की जा रही थी, उनको पेट्रोल पंप डाल के आग लगा दी गई थी। तब का ममता बनर्जी सो रही थी क्या, या रामप्रकाश पांडे सो रहे थे कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? नहीं तो सुनते कैसे? उस वक्त तो फिर कहानी ही कुछ और थी, और यहाँ पर अब विधानसभा के बाद 22 हत्या हुई। अब लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है सुरेंद्र स्वामी जी, एक बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इस बदली हुई परिस्थिति में ममता बनर्जी का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बात केवल टीएमसी की नहीं है। अगर आप देखें तो विपक्ष के नेता के रूप में ममता बनर्जी के नाम को सामने लाया जाता रहा है। ममता बनर्जी के आक्रामक, उनके तेवर को, उनके जो उनकी राजनीति करने का तरीका रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जाता रहा है। लेकिन यहाँ पे तो अब खुद भी ममता बनर्जी की खुद की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उनके खुद के लोग ही उठा रहे हैं, एब्सेंट होकर। तो उनकी खुद की राजनीतिक भविष्य पर अब संकट गहराने लगा है। सम अप कमेंट सर। मैंने आपसे कहा बहुत बड़े टूट की कगार पे है टीएमसी, और आप देखिएगा कि जिस तरह पुलिस प्रशासन और माफिया के दम पर जिस कदर हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, जितना उनके साथ दुराचार अत्याचार हुआ, वो बार बार कहने की जरूरत नहीं। तो उसका जो प्रतिशोध लेकर के इन पार्टियों को हटाया गया, तो जो बचे हुए हिंदू कार्यकर्ता थे जो टीएमसी में लालच में तो कट मनी मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो थे, तो उनको भी अब समझ में आ गया कि ये नहीं है। और अगर आप जांच करेंगे, पुलिस की जांच में आएगा कि ज्यादातर टीएमसी के जो ऑफिस हैं उन पे हमला करने वाले, या कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या दूसरे लोगों पे करने वालों में ये सबसे आगे मिलेंगे आपको। क्योंकि अब इनको दिखाना है कि नहीं, हम आपसे भी बड़े हिंदू हो गए, हम और कट्टर हिंदू हो गए। और दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम समाज है, आप देखिए कहीं नजर नहीं आ रहा है।
इस पूरी ममता बनर्जी के साथ भीड़ में कहीं भी वो सामने सड़क पे आपको टोपियां वो तो नजर बॉर्डर्स नहीं आ पर रही पहुंच गए हैं ना असल में। दरअसल उनको तो अब उनकी असल जो उनका ठिकाना है वहां भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी ईद पर उन्होंने कह दिया कि भाई गाय की हम कुर्बानी नहीं देंगे। उधर उनको ये डर लग रहा है कि अगर हमने खुल के विरोध किया और प्रशासन की नजर में आ गए और हमें कागज दिखाने पड़े तो हमारा क्या होगा। यानी टोटली अगर देखें माहौल इस समय बन गया है जी कि पहले पार्षद इस्तीफा देंगे, फिर इनके प्रवक्ता देंगे, फिर इनके संगठन के लोग देंगे, उसके बाद जो एमएलए और एमपीज हैं वो अपना एक अलग ग्रुप बना के इस पार्टी में, मैं ये मान रहा हूं कि ये पार्टी मौजूदा स्ट्रेंथ की 10-15% ले जाएगी। यानी कुल मिलाकर टीएमसी का भविष्य ही पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। अब इसका विश्लेषण और आकलन करना जरूरी हो गया है वनस्पत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के। मुझे उम्मीद है कि टीएमसी इस बात को समझेगी। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, रण क्षेत्र में अपनी अपनी मन की बात कही। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हुई है वो बंगाल में ये बताती है कि इस वक्त भगदड़ मच गई है टीएमसी में। इस वक्त टीएमसी के अंदर खाने ही ममता बनर्जी की जो तूती बोला करती थी अब उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। विधायकों का गायब होना बहुत कुछ कहता है और ये बहुत कुछ क्या टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। विश्लेषण आकलन करते रहेंगे। फिलहाल रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।